हेलो एवरीवन, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, in sexual reproduction, sexes are involved. Fusion of male gamete and female gamete takes place and then the new baby is formed. This is known as sexual reproduction. Sexual reproduction में हमें variations देखने को मिलते हैं। जो भी offspring produce हुआ है that is not identical to the parents. पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, कुछ फीचर्स मैच करते होंगे उनके, बट एकदम सेम नहीं देखेगा कि आप उसे डिफरेंशिएट ना कर सको, है ना। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर सीन एंड ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। गेटिंग मी? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस। अब स्लोअर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में देखा जाता है, जिनका जो बॉडी सिस्टम है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको बनने में टाइम लगता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है वो स्लोअर होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये सेक्सुअल तो हो रहा था, सेक्सुअल की क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, कुछ एडवांटेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। द फर्स्ट एडवांटेज इज टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशन इन स्पीशीज which in turn ensure survival of a species. Variations होते हैं जिस कारण से जो न्यू स्पीशी प्रोड्यूस हुआ है उसके मोर सर्वाइवल, वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज ईच इंडिविजुअल इन अ स्पीशी हैज इट्स ओन यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर किसी इंडिविजुअल की एक यूनिकनेस होती है, उसकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था? एसेक्सुअल में जैसा पेरेंट वैसा ही ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी था। लेकिन सेक्सुअल में हर एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस होती है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये उसका एक और एडवांटेज हो गया। द थर्ड एडवांटेज इज एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने की क्षमता देता है ना। तो ये उसका थर्ड एडवांटेज हो गया। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाई ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म? अब देखो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं, और क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो सिंपल होता है, और हमारी जो मतलब ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते उसमें, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, इतनी सारी चीज़ें बनना है, तो उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि विच ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एसेक्सुअल मोड भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड भी हो सकता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेनली आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ फंजाई होते हैं जिनमें आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम फंजाई शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब which can an organism sexually reproduce? When can an organism sexually reproduce? अब कब कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज इज द फेज ऑफ ग्रोथ। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। इस टाइम में जो जुवेनाइल फेज होता है, उस टाइम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर? दिस इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज इज फॉलोड बाय आफ्टर द जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जुवेनाइल फेज के बाद में आता है, और जुवेनाइल फेज के बाद में जो फेज आता है रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें
आप या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है? दिस इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, एजिंग इन ऑर्गेनिजम्स इज सीन, और ये लास्ट फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आता है ये फेज, दैट इज सेनेसेंट फेज। तो ये पूरी एक क्या है? एक चेन हो गई, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ये पूरी एक क्या हो गई? चेन। और इसी में क्या? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, ये तीनों देखने को मिल जाते हैं। अब रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स में देख लेते हैं। प्लांट देखो दो टाइप के हो सकते हैं, एक मोनोकार्पिक प्लांट, एक पॉलीकार्पिक प्लांट। जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है? फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ, ये सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं। फ्लावर्स आते हैं इनमें, मतलब कि क्या? इनमें सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, in their whole life cycle they can reproduce once in their life. Example, wheat, rice, carrot, ये सब क्या है? ये सिर्फ एक ही बार इनमें रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, फिर आता है एक पॉलीकार्पिक। ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावर्स एट इंटरवल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब ये जो होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं ना, ये कभी भी इनमें क्या बोलते हैं, इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है ना वो चलता रहता है। जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, अंडर, आई टोल्ड यू दैट अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो हमें मैंगो कब खाने मिलता है? हमें मैंगो के ही सीजन में, दैट इज इन समर सीजन। हर पूरे साल तो नहीं मिलता ना मैंगो। तो दिस इज नोन एज पॉलीकार्पिक प्लांट्स, जो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है कि ये ईयर में कभी भी एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, पर इनका जो ट्री है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, वो ट्री बना रहता है। नेक्स्ट ईयर फिर मैंगो उसी पेड़ पे आएगा, फिर आपको खाने मिलेगा। द नेक्स्ट ईयर देन अगेन यू विल गेट दैट मैंगो इन सेम ट्री। तो ये ऐसे चलता रहता है। दीज आर पॉलीकार्पिक प्लांट। लेकिन जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो एक बार उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आया और फिर वो ख़त्म। ओके, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स को भी अपन दो टाइप से देखते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स कैसे हो सकते हैं? सीजनल ब्रीडर्स मतलब कि जो अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक बार, ईयर में एक बार रिप्रोड्यूस करते हो, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हो। जैसे कि एग्जांपल बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉग, ये सब क्या है? ये कभी ईयर में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव फेज चलता रहता है, मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में आते हैं कौन से? कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी। जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी। ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी सीजन में कर सकते हैं, और इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, एक टाइम पीरियड नहीं है कि ये और कितने भी बार कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, है ना। जैसे कि रैबिट, कैटल, तो दीज आर दी कंटिन्यूस ब्रीडर्स। इसके बाद में अब हमें कैसे पता चलेगा? अब ये तो हमने देख लिया कि कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब के बारे में देख लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है? कैसे? कुछ आ रहा होगा ना कि यार हम कैसे देख के बताएंगे कि ये जो प्लांट है इसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। अब देखो कैसे पता चलेगा, हम उनके कुछ फीचर्स देखेंगे। तो प्लांट में क्या होगा? फ्लावर्स आने लगते हैं, है ना। हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं ना कि इसमें फ्लावर आ गया है, देखो अब जल्दी से ये फ्रूट बन जाएगा। हम फ्लावर को देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट का जो है रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है। फ्लावर्स क्या होते हैं? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में। अब एनिमल्स में कैसे पता चलेगा? एनिमल्स में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एंड मैच्योर। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर। और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल आर सीन। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में क्या होंगे? जैसे वॉइस जो होती है मेल्स की वो हैवी होने लगती है, हेयर्स आने लगते हैं बॉडी पे, मुस्टैच, बियर्ड, ये सब। और फीमेल्स में ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पता चलता है कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज इनका स्टार्ट हो गया है। अब
कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, है ना। सो फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन फीमेल्स। पहला क्या, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज। ओवरीज में साइक्लिक चेंजेस होता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। एंड हार्मोनल चेंजेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल ऑफ प्राइमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, और इसी को हम नॉन प्राइमेट्स में क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रियस साइकिल, ठीक है। तो सो व्हाट इज ऑस्ट्रियस साइकिल? साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल ऑफ नॉन प्राइमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन। हार्मोन्स का क्या रोल होता है ट्रांजिशन में? सो हार्मोन्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। अब ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स फीमेल में रिलीज होते हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? प्यूबर्टी इन ह्यूमन बीइंग्स, प्यूबर्टी का मतलब क्या है? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोज। जो जनरल बॉडी ग्रोथ हो रही है किसी बच्चे की वो स्टॉप हो जाती है, एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक चाइल्ड ग्रो हो रहा था वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, पर क्या होता है उसकी वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी वहाँ पे स्टार्ट होने लगती है। दिस इज नोन एज प्यूबर्टी। मेल्स में कब देखने मिलती है प्यूबर्टी? 13 से 14 साल के बीच में, और फीमेल्स में 11 से 13 साल के बीच में आपको फीमेल्स में प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। इसके बाद में अब प्यूबर्टी के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ साइंस होते हैं ना जिन्हें देख के बता सकते हैं कि हाँ दिस चाइल्ड इज इन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। मेल्स में क्या होता है? थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, चेंज इन वॉइस, ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट। फीमेल में क्या होता है? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज। ये चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। चलो ये तो हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि जो डीएनए है वो कॉपी कैसे होता है। हाउ डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम टू पेरेंट्स। अब हम ये जानते हैं ना, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लो, अब हम जानते हैं हमारे बॉडी में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके, 23 पेयर्स होते हैं। अब क्या ऐसा होता है कि जो फीमेल है, जो मदर है, वो भी 46 क्रोमोसोम्स देंगी, जो फादर है वो भी 46 क्रोमोसोम्स देंगे? ऐसा होता है क्या? डबल हो जाएंगे उस चाइल्ड के अंदर तो क्रोमोसोम्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, जो मदर होती हैं, दे गिव हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, मतलब वो 23 क्रोमोसोम्स वो देती हैं, और जो फादर होते हैं 23 पेयर्स वो देते हैं, ठीक है। एंड देन इट कंबाइंस टू फॉर्म 46 क्रोमोसोम दैट इज द डॉटर सेल, ठीक है। ऐसे करके बनता है। ऐसे हाफ ऑफ द डीएनए, हाफ डीएनए मदर का होता है, हाफ डीएनए फादर का होता है, और वो कंबाइन होकर एक डीएनए बनाता है, ठीक है। अब सीक्वेंस इन डीएनए टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स ऑफ डॉटर। अब जो सीक्वेंस होते हैं ना डीएनए में, वो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं डॉटर में। डीएनए क्या है? डीएनए इज द, डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म देखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द डीएनए। डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इट हैज़ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग प्रोटीन। जो सीक्वेंस है ना वही डिसाइड करेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होगा, और जिस टाइप का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा उसी टाइप के आपको ट्रेट्स ऑफ वेरिएशन देखने मिलेंगे। अगर प्रोटीन सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं तो जो ट्रेट्स हैं, जो डॉटर सेल में ट्रेट्स हैं ना, वो भी चेंज होने लगेंगे, ठीक है। इफ द सीक्वेंस चेंजेस द प्रोटीन विच विल सिंथेसाइज विल ऑल्सो चेंज, मतलब चेंज हुआ प्रोटीन में, डिफरेंस इन प्रोटीन दैट विल गिव राइज टू डिफरेंस इन ट्रेट्स, ठीक है। तो ये होता है क्या? डीएनए कॉपी हमने देख लिया, ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर। और कैसे कॉपी होता है? हाफ मदर के क्रोमोसोम, हाफ फादर के क्रोमोसोम मिलकर कंबाइन होकर एक डॉटर सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स आर सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेक्स सेल्स होते हैं, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये।
और जब गैमेट्स मिलते हैं, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होता है तभी जाके कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। सो दीज आर कॉल्ड गैमेट्स। अब होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स, ये दो टर्म आती हैं। होमोगैमेट्स मतलब इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये होते हैं होमोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स मतलब ऑब्वियसली अपोजिट ऑफ दैट, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स आइडेंटिकल ना हो, दे आर डिफरेंट, दे आर नोन एज हेटेरोगैमेट्स। जैसे कि होमोगैमेट्स मतलब जैसे हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपने गैमेट्स छोड़ देते हैं, है ना, और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल होने की वजह से वो कहीं और जाके किसी फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल एरिया में जाके फ्यूज हो जाते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल थे। हेटेरोगैमेट में क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है वो मोटाइल नहीं होगा और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट को ढूंढते हुए आना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज हेटेरोगैमेट्स। ओके, तो कुछ स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो स्टेजेस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।